स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली विधि। और इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली विधि के अर्थ, परिभाषा, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं और प्रश्नावली में सहगामी पत्र का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रश्नावलियाँ भेजने में कौन कौन सी हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, प्रश्नावली विधि का सामाजिक अनुसंधान में महत्व क्या है और इसके दोष और सीमाएं क्या हैं। तो ये आज के वीडियो में हमारी मुख्य बातें रहेंगी। सहगामी पत्र तैयार हो जाने के बाद प्रश्नावलियाँ सूचनादाता के पास डाक के द्वारा हमारे द्वारा भेजी जाती हैं। प्रश्नावलियाँ भेजते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें जांच कर लेना चाहिए कि प्रश्नावली उत्तरदाता के सही पते पर भेजी जा रही है या नहीं। यदि हम प्रश्नावली को गलत पते पर भेज देते हैं तो इससे हमारे धन का और समय का व्यर्थ व्यय होता है। सभी प्रश्नावलियाँ एक ही साथ भेजी जाएं ताकि वे भरकर पुनः एक ही साथ लौट सकें। प्रश्नावलियों को ऐसे दिन भेजा जाना चाहिए ताकि वे उत्तरदाता के पास रविवार से 1-2 दिन पूर्व पहुंच जाए, ताकि उत्तरदाता उन्हें अवकाश के समय में शांति और धैर्य के साथ भर दे और उसके बाद हमें लौटा दें। प्रश्नावली के साथ उत्तर भेजने के लिए पता लिखा हुआ और टिकट लगा लिफाफा भेजना चाहिए ताकि हमारी प्रश्नावली बिल्कुल सही व्यक्ति के पास पहुंचे। इसके अलावा प्रश्नावली के अंतर्गत अनुगामी पत्र, फॉलोअप लेटर्स भी भेजा जाता है। कई बार प्रश्नावलियाँ उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई नहीं जाती, तब लगभग 15 दिन बाद एक और पत्र लिखकर उत्तरदाताओं को प्रश्नावली भेजने की याद दिलाई जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है। इसी पत्र को अनुगामी पत्र कहते हैं। प्रोफेसर लिंडसे ने अनुगामी पत्र भेजने के समय सूची भी बताई है। प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन के बाद भेजना चाहिए। हमने जिस दिन प्रश्नावली भेजी है उस दिन के 16 दिन पूरे होने तक यदि हमारे पास प्रश्नावली लौट कर वापस नहीं आती है तो हमें अनुगामी पत्र भेजना चाहिए। द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र के 1 सप्ताह बाद और साथ ही प्रश्नावली की एक प्रति और भी भेजी जानी चाहिए, क्योंकि पहली प्रश्नावली के खो जाने या खराब हो जाने के कारण भी कई बार उत्तरदाता सूचना नहीं दे पाता है। हमारे द्वारा जो पहला अनुगामी पत्र भेजा गया था प्रश्नावली भेजने के 16 दिन बाद, उस अनुगामी पत्र के 1 सप्ताह बाद हम दूसरा पत्र भेजते हैं, लेकिन हम इस पत्र के साथ एक प्रश्नावली भी भेजते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उत्तरदाता ने हमें इसलिए प्रश्नावली भरकर नहीं लौटाई क्योंकि पहली वाली प्रश्नावली उसके पास खो गई हो या किसी कारण से खराब हो गई हो। तीसरा अनुगामी पत्र दूसरे पत्र के 2 सप्ताह के बाद भेजना चाहिए। फिर भी उत्तर पत्र हमें प्राप्त न हो तो ऐसे सूचनादाता का नाम हमें अध्ययन सूची से हटा देना चाहिए। कई बार तार और टेलीफोन द्वारा भी उत्तरदाता को प्रश्नावली भरकर भेजने की अपील की जा सकती है। कई बार प्रश्नावलियाँ भेज देने के बाद कुछ तो शीघ्र ही लौटकर आ जाती हैं, लेकिन कुछ का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हमें नहीं होता है और उत्तर न मिलने के कारण कई हो सकते हैं। जैसे कई बार निदर्शन के रूप में ऐसी इकाइयाँ भी आ जाती हैं जो उस क्षेत्र में नहीं हैं। जो लोग अन्यत्र चले गए हों या मर गए हों या मकान या पता बदल लिया हो उन लोगों ने, तो ऐसी स्थिति हमें उस प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है। सूचनादाता का लंबे समय से घर से बाहर होने पर भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता। हमारे द्वारा प्रश्नावली भेज दी जाती है, लेकिन यदि सूचनादाता उस घर में रहता ही नहीं है और वो अपने परिवार के सदस्यों से किसी कारण से अलग जाकर रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है। सूचनादाता के अत्यधिक व्यस्त होने पर भी कभी कभी हमें प्रश्नावली के प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। सूचनादाता अपने दैनिक जीवन में इतना बिजी और व्यस्त होता है कि वो प्रश्नावली भरना भूल जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमें प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हो सकते। सूचनादाता प्रश्नावली भरने के प्रति उदासीन और अनिच्छुक हो सकता है। कि सूचनादाता खुद ही अपनी इच्छा से आपकी प्रश्नावली नहीं भरना चाहता और वो उदासीन है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वो प्रश्नावली नहीं भरेगा। सूचनादाता को अध्ययन विषय के बारे में जानकारी नहीं हो, वो अध्ययन विषय के बारे में नहीं जानता, उसे प्रश्नों के उत्तर समझ में ही नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति में भी वो प्रश्नावली नहीं भर के देगा। या फिर सूचनादाता कम शिक्षित हो,
क्योंकि प्रश्नावली के लिए एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो प्रश्नों को समझकर उसके उत्तर भरे। लेकिन यदि प्रश्नावली का भरने वाला सूचनादाता कम शिक्षित होता है और उसे प्रश्नों की प्रकृति स्पष्ट नहीं हो पाती है तो वो प्रश्नावली भरकर नहीं देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अधिक से अधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए एक अध्ययनकर्ता को क्या क्या उपाय करने चाहिए। प्रश्नावलियाँ अधिक से अधिक भरकर पुनः लौटाए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे प्रभावपूर्ण भाषा में सूचनादाताओं को सहयोग के लिए अपील करनी चाहिए। प्रश्नावली भरकर लौटाने वाले को कोई पुरस्कार या पारिश्रमिक देने का भी आश्वासन देना चाहिए। अनुगामी पत्रों के द्वारा सूचनादाताओं को प्रश्नावली भरने के लिए पुनः स्मरण दिलाया जाना चाहिए। हम उन्हें बार बार याद दिलाते रहें कि वह हमारी प्रश्नावली समय पर भरे और हमें वापस लौटाए। इसके लिए हम अनुगामी पत्र लिखते हैं और अनुगामी पत्र के बाद भी हम कई प्रकार के पत्र उन्हें भेजते हैं। प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के सही पते पर पहुंचाया जाए। प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के पास सही समय पर पहुंचाया जाए, यानी कि छुट्टी के 1-2 दिन पूर्व पहुंचाया जाए, ताकि वो छुट्टी के दिन शांति और धैर्य से प्रश्नावली भरकर हमें लौटा दें। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की विश्वसनीयताएं और प्रामाणिकताएं क्या है। प्रश्नावली चाहे कितनी ही सावधानी पूर्वक बनाई गई हो, लेकिन फिर भी शंका बनी रहती है कि इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय और प्रामाणिक है या नहीं। इसका कारण यह है कि कई बार सूचनादाताओं के द्वारा एक ही प्रश्न को अलग अलग अर्थ में समझ लिया जाता है और ऐसी दशा में उनके उत्तर भी अलग अलग होते हैं। ये भी संभव है कि प्रश्न के अर्थ को ही नहीं समझा गया हो। किसी भी प्रश्नावली को प्रामाणिक और विश्वसनीय तभी ठहराया जा सकता है जबकि सूचनादाता प्रश्नों को उन्हीं अर्थों में समझे जिन अर्थों में उनकी रचना की गई है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को हम जानने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। जैसे प्रश्नावली की विश्वसनीयता ज्ञात करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम कुछ समय बाद उन्हीं सूचनादाताओं के पास एक बार फिर प्रश्नावली को भेजें। यदि दोनों प्रश्नावलियों के उत्तरों में समानता है तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जाएगी और अंतर होने पर अविश्वसनीय मानी जाएगी। लेकिन इस बीच सूचनादाता की सामाजिक और मानसिक परिस्थिति में कोई अंतर और परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और अगर अंतर आता है तो हमें भिन्न भिन्न उत्तर ही प्राप्त होंगे। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख के लिए उसी प्रश्नावली को समान विशेषताओं वाले किसी अन्य समूह के पास भी भरने के लिए भेजा जा सकता है। यदि दोनों से प्राप्त होने वाले उत्तरों में समानता हो तो प्रश्नावली विश्वसनीय होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख के लिए एक विधि यह है कि जिस बड़े समूह का हमने अध्ययन किया है उसी समूह में से एक छोटा निदर्शन चुनकर उसके पास प्रश्नावली भेजी जाए, और यदि दोनों के ही परिणामों में बहुत कुछ समानता हो तो हम उस प्रश्नावली को विश्वसनीय मान सकते हैं। लेकिन यदि परिणाम भिन्न भिन्न हो, अलग हो, परिणामों में अंतर हो, तो हम उस प्रश्नावली को विश्वसनीय नहीं मानेंगे। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को जानने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन ऐसी विधियों के द्वारा भी प्रश्नों के उत्तर हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि अन्य विधियों से भी वही उत्तर प्राप्त होते हैं तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जानी चाहिए। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को जानने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा परखें। यदि उत्तर सामान्य और प्रचलित ज्ञान के विपरीत हैं तो वे अविश्वसनीय मानी जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि के गुण या महत्व क्या क्या हो सकते हैं। आधुनिक समय में सामाजिक अनुसंधानों में तथ्यों का संकलन करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए विल्सन गी ने यह भी लिखा था कि यह व्यक्तियों के एक बड़े समूह या अधिक बिखरे हुए व्यक्तियों के एक छोटे से चुने हुए समूह से कुछ सीमित सूचनाएं प्राप्त करने की एक सुगम विधि है। कैथराइन गॉर्डन कैप्ट ने लिखा कि प्रश्नावली के द्वारा वस्तुपरक और परिमाणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के विकास की जानकारी को भी एकत्रित किया जा सकता है। प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा हम दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्रों और विशाल जनसंख्या का अध्ययन कम समय, कम धन और कम श्रम खर्च करके कर सकते हैं। अन्य विधियों के द्वारा हम विशाल जनसंख्या के अध्ययन के लिए
अधिक धन, समय और श्रम की आवश्यकता होती है। इसकी उपयोगिता के विषय में सीन पाओ यंग ने कहा है कि प्रश्नावली एक विशाल और विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के समूह में से सूचनाएं संकलित करने की शीघ्रतम और सरलतम विधि प्रदान करती है। प्रश्नावली विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अध्ययन की कम खर्चीली विधि है। कागज छपाई और डाक वे पर होने वाले अल्प खर्च में ही विशाल क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की इस विधि में आवश्यकता न होने से उनके वेतन और भत्तों और संगठन संबंधी व्यय की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रश्नावलियों को छपवाकर एक साथ डाक के द्वारा सभी सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है, जो शीघ्र ही भरकर पुनः लौटा दी जाती है। इसके विपरीत साक्षात्कार, अवलोकन और अनुसूची विधि में अध्ययनकर्ता को सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्र विस्तृत हो तो समय की और अधिक आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नावलियाँ एक ही साथ भेजी जाती है और कुछ समय में अधिकांश उत्तर सहित लौटा दी जाती है। प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन करने के लिए हमें अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। एक केंद्रीय कार्यकाल से ही प्रश्नावलियों को भेजा और प्राप्त किया जाता है। उनके वर्गीकरण, सारणीकरण, निवर्चन, निष्कर्ष और प्रतिवेदन तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं कि उनके लिए हमें थोड़े थोड़े समय बाद बार बार सूचना एकत्रित करनी होती है, तब यही विधि अधिक उपयोगी होती है। प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवा कर रख ली जाती हैं, जो समय समय पर सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती हैं। प्रश्नावली विधि सूचना संकलित करने की एक सरल और सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसे सूचनादाता अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार समय मिलने पर भर सकता है। अनुसंधानकर्ता को भी सूचनादाता से साक्षात्कार का समय निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समक्ष उपस्थित नहीं होता। वो खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। फलस्वरूप प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनादाता पर अनुसंधानकर्ता के उपस्थित होने पर जो प्रभाव पड़ता है और सूचना में पक्षपात आने की संभावना रहती है, उससे भी इस विधि में बचाव हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय, प्रामाणिक और पक्षपात रहित होती हैं। प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को स्वयं क्षेत्र में उपस्थित नहीं होना पड़ता और न ही उसे किसी प्रकार के संगठन और व्यवस्था की समस्या में उलझना पड़ता है। उसे अध्ययनकर्ताओं के चुनाव, प्रशिक्षण, संगठन और प्रशासन से मुक्ति मिल जाती है। डाक के द्वारा भेजने जाने वाले प्रश्नावलियां भरकर स्वयं ही आ जाती है, इसीलिए यह विधि स्वयं प्रशासित और संगठित होती है। बोगार्स ने इस संबंध में कहा है कि प्रश्नावली से प्रमाणीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन्हें सारणीबद्ध और सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीयन और श्रेणीबद्ध करना सरल है और परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन पर सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली विधि के द्वारा विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के परिणामों की परस्पर तुलना सरलता से की जा सकती है, क्योंकि प्रश्नावली विधि में अनुसंधान के समय अध्ययनकर्ता उपस्थित न होने से सूचनाएं सामान्यतः निष्पक्ष, समरूप और प्रामाणिक होती हैं, जिनकी तुलना करना संभव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली विधि के दोष और सीमाएं क्या हैं। प्रश्नावली विधि का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सूचनादाता को स्वयं उन्हें पढ़कर भरना होता है और हमारे देश में जहां अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है, वहां इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही हो सकता है। प्रश्नावलियाँ बहुत कम संख्या में लौटकर आती हैं या सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में तत्परता नहीं बरतते। इसके कारण यह है कि अधिकांश सूचनादाता लापरवाह, अनिच्छुक और आलसी होते हैं। कुछ सर्वेक्षण के उद्देश्य को नहीं समझ पाते, उनके पास समय का भी अभाव होता है, या प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, या व्यक्तिगत तथ्यों को स्वयं लिखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बहुत कम प्रश्नावलियाँ ही हमें पुनः प्राप्त हो पाती हैं।
कई बार प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। जब सूचनादाता प्रश्नों को नहीं समझ पाते या गुप्त सूचनाएं नहीं देना चाहते तो जानबूझकर वे ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को टाल देते हैं। यह लापरवाही और शीघ्रता से भरने पर प्रश्नों के छूट जाने की संभावना भी बनी रहती है। इस प्रकार प्रश्नावली विधि के द्वारा संकलित सूचनाएं हमें कभी कभी अपर्याप्त और अपूर्ण प्राप्त होती हैं। प्रश्नावलियों को सूचनादाता स्वयं भरते हैं और सभी लोगों का लेख सुंदर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तरों का पढ़ना और उन उत्तरों को समझना हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। उत्तरों में काट छाट हो सकती है, ओवर राइटिंग हो सकती है, गंदे और घसीटमा लेख अक्षर हमें से कभी कभी पढ़े नहीं जा सकते और कई प्राप्त सूचनाएं उपयोगी नहीं हो पाती हैं। प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन के लिए चयनित निदर्शन क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि क्षेत्र में शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं, किंतु प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षितों के लिए ही किया जा सकता है। इसलिए समग्र के संबंध में वैश्विक ढंग से सामान्यीकरण करना संभव नहीं हो पाता है। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत और आमने सामने का संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए वे एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते और न ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली भरने के लिए भावात्मक प्रेरणा ही दे सकता है। यह एक औपचारिक विधि मात्र रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण और अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनादाताओं के स्वभाव और विचारधारा, आदर्श, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ऐसी प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है जो सभी लोगों के लिए सार्थक और व्यवहारिक हो, जिसे हम समान रूप से सभी पर लागू कर सकें। ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं और ऐसा स्वाभाविक होता है। प्रश्नावली के द्वारा विषय का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खोद कर सूचनाएं नहीं पूछी जा सकती और न ही भावात्मक प्रेरणाएं दी जा सकती है। इसलिए इसके द्वारा केवल मोटी मोटी बातें और सतही सूचनाएं ही हमें प्राप्त हो पाती है, गहन सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। प्रश्नावली के द्वारा जो भी सूचना हमें प्राप्त होती हैं वे विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण कई बार सूचनादाता प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते या उनका गलत अर्थ लगाते हैं। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तर प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता कई बार कुछ प्रश्नों को समझने में असमर्थ होता है, जिसे समझाने के लिए वह अनुसंधानकर्ता होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों के उत्तर या तो वो छोड़ देता है या फिर वो गलत लिख देता है। प्रश्नावली की कमियों का उल्लेख करते हुए सीजर ने कहा है कि प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त उत्तरों से पता लगना असंभव है कि कौन सा उत्तर सूचनादाता का लापरवाहीपूर्ण अनुमान है और कौन सा जानबूझकर दी गई गलत सूचना। पार्टन ने भी संबंध में कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि सर्वोत्तम प्रश्नावली की अपेक्षा उत्तम साक्षात्कार के द्वारा अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्नावली विधि की कुछ कमियां होने पर भी सीमित साधनों में विशाल क्षेत्र के अध्ययन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये काफ़ी हमारे लिए उपयोगी भी होती है। अगर आपका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रश्नावली विधि की ही सहायता लेनी पड़ती है। एल्बर्ट एलिस कहते हैं कि प्रेम और वैवाहिक संबंधों के बारे में अध्ययनों में प्रश्नावली विधि साक्षात्कार की भांति ही संतोषप्रद रही है। गुडे और हार्ट ने कहा है कि अनेक कमियों के होते हुए भी स्वयं प्रशासित डाक प्रेषित प्रश्नावली अनुसंधान में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण और निर्देशन का चुनाव उपयुक्त और समुचित ढंग से किया जाए तो इसके द्वारा हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है वह निश्चय ही प्रामाणिक और विश्वसनीय हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रश्नावली विधि को भेजने में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए, अनुगामी पत्र हमें भेजना चाहिए, अनुगामी पत्र कितने दिनों में भेजा जा सकता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और इसके अलावा प्रश्नावली विधि की उपयोग की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता क्या क्या हो सकती हैं, प्रश्नावली विधि के महत्वपूर्ण गुण और इसके महत्वपूर्ण दोष और सीमाएं क्या हैं,